हाँ ठीक है, आओ तुम, ठीक है, आओ तुम, बार बार। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, बताएं। ओके। तो कल हमने कंप्लीट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमने कल कंप्लीट किया था। आज हम बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल आज हम चालू करने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल को अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और तो बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले कुछ बातें हैं जिनको हमें समझना है। कुछ एक फैक्ट है, कुछ एक कंटेंट है, कुछ एक बातें हैं जिनको हमें पहले समझना है। तो सबसे पहले जरा उन बातों को हम बायोमोलिक्यूल में समझ लें, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं जिनको हमें समझना चाहिए, तो पहले उन बातों को हम बायोमोलिक्यूल में समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, बायोमोलिक्यूल में जैसा कल मैंने कहा था कि जब हम बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बायोमोलिक्यूल एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ठीक है। आज हम लोग बायोमोलिक्यूल चालू कर रहे हैं, तो आज से जो वीडियो है वो कल से अपलोड होना चालू हो जाएंगे। तो वीडियो भी आप देख पाओगे, वीडियो को भी आप ढंग से देख पाओगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, जबकि कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड ये कब हो जाता है, जब बायोमोलिक्यूल को हम गलत ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। और बायोमोलिक्यूल को जिस तरीके से हमें तैयार करना चाहिए, जब उस तरीके से हम तैयार नहीं करते, तो बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नहीं नहीं, वो अपन अभी पढ़ाएंगे तो ना बोरिंग लगेगा सिद्धार्थ, ना बोरिंग लगेगा ना कठिन लगेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बस केवल एक काम करना है, एक काम निश्चित रूप से करना है। अभी एक रफ कॉपी हाथ में लेकर बैठना है, ठीक है ना। रफ कॉपी हाथ में लेकर बैठना है, और बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वो स्ट्रक्चर मैं यहां पर एक बार बनाऊंगा, तुम्हें 3 टाइम बनाना है, बस इस बात का याद रखना, सेम टाइम पर, ठीक है ना। सेम टाइम पर इसको 3 टाइम बनाना है, बस इतना याद रखना। मैं टाइम दूंगा तुम्हें 3 टाइम बनाने का, तो एक एक स्ट्रक्चर को तुम्हें 3 टाइम बनाना है। फिर कल क्लास में आने से पहले एक बार और 3 टाइम बनाना है। इस तरह से कुल मिलाकर 6 टाइम ये स्ट्रक्चर बना लेना है। उसके बाद इसमें जरा सा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें उसके बाद खत्म हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ये है नहीं, बट गलती से इसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, ये समझ लो। बाकी ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। अच्छा टॉपिक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें कि आखिर किसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं, और बायोमोलिक्यूल होता क्या है, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें। देखो, हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंटेंट है और इनऑर्गेनिक कंटेंट है। इसमें से जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उनको हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंटेंट को हम बायोमोलिक्यूल नहीं कहते। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। जब हम बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं, तो बायोमोलिक्यूल में केवल ऑर्गेनिक कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है, और इनऑर्गेनिक कंटेंट को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता। ये पहली बात याद रखना, ठीक है। ये सबसे पहली बात है जो निश्चित रूप से हमें दिमाग में रखना है कि बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है। बायोमोलिक्यूल का मतलब ओनली ऑर्गेनिक कंटेंट, मतलब हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी सेल में पाए जाने वाले जितने ऑर्गेनिक कंटेंट हैं, वो सब मिल मिलाकर क्या कहलाते हैं, वो सब मिल मिलाकर बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। इस बात को याद रखना, क्या कहलाते हैं, ये सब मिल मिलाकर बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं।
गॉट इट माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बायोमोलिक्यूल को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? इसके दो तीन बेसिस हैं जिनके बेस में बायोमोलिक्यूल को हम कैटेगराइज करते हैं। देखो, सबसे पहला उनके साइज के बेस में करते हैं। अगर बायोमोलिक्यूल का साइज 1000 डाल्टन से कम है तो वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अगर 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अगर एसिड में सॉल्यूबल हो जाते हैं तो वो कहलाता है एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। और अगर एसिड में सॉल्यूबल नहीं होते तो फिर वो क्या कहलाते हैं? फिर वो कहलाते हैं एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक है। अगर अगर बायोमोलिक्यूल ऐसा है जो स्मॉल साइज का होगा, वो क्या होगा? फिल्टर से पास हो जाएगा। जो फिल्टर से पास हो जाएगा उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट फ्रैक्शन। और जो फिल्टर में ही रह जाएगा, फिल्टर से पास नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिटेंटेट फ्रैक्शन। तो ये तीन कैटेगरी हमें याद रखना है। पहला कैटेगरी क्या है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा बायो मेगा मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर 800 या 1000 डाल्टन से छोटा है तो क्या कहलाएगा? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। उससे ज्यादा है तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर एसिड में सॉल्यूबल है तो एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। और अगर एसिड में सॉल्यूबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। गॉट इट माय पॉइंट? और अगर फिल्टर से पास हो जाता है तो क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेट फ्रैक्शन। और अगर फिल्टर से पास नहीं होता, फिल्टर में ही रह जाता है, तो क्या कहलाता है? फिर ये कहलाता है रिटेंटेट फ्रैक्शन। तो ये तीन टाइप का कैटेगरी सबसे पहले दिमाग में सेट करना है। अब देखो, इसमें भी याद रखना, जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है वही एसिड सॉल्यूबल है। ठीक है ना? एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में आता है और वही फिल्ट्रेट फ्रैक्शन में आता है। और जो लार्ज साइज का है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है वही एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन है और वही रिटेंटेट फ्रैक्शन है। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर एक दो चार्ट हमें बनाने की जरूरत है। हाँ, एक दो चार्ट यहाँ पर बनाने की जरूरत है। एक दो चार्ट हम बनाएंगे। मैंने तुम लोगों को अनम्यूट कर दिया है, तुम अपने साउंड को स्टार्ट कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम लोग अनम्यूट। ठीक है। हाँ, चलो। तो हम बात करते हैं। अब उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए कुछ एक कॉमन बातें हैं, कुछ एक कॉमन बातें हैं जिनको हमें समझना है। तो एक दो चार्ट हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इन एक दो चार्ट के बारे में हम बात करते हैं और फिर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो चलो, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत शेयर हो गया, एक मिनट के चलो। हाँ, अब ये एक दो बातें हैं जिनको यहाँ पर हमें समझना है। तो जरा इन एक दो बातों को हम जरा अपने दिमाग में सेट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, एक दो चीजें हैं जिनको हमें समझना है, उनको हम समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम इसका बायोमोलिक्यूल का कैटेगराइजेशन कर लें। हम कैटेगराइजेशन कर लेंगे तो क्या होगा? चीजें काफी सारी आसान हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें हमें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बायोमोलिक्यूल का कैटेगराइजेशन ढंग से हम कर लेते हैं। अच्छे ढंग से हम इनका कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। तो ठीक है। चलो, बायोमोलिक्यूल सबसे पहले याद रखना है। बायोमोलिक्यूल मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट ओनली।
हम्म थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। थोड़ा सा यहाँ पे एनोटेशन का इश्यू आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ अब ठीक है, चलो। बायो मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस बात को याद रखना। तो बायोमोलिक्यूल्स को सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज करने जा रहे हैं। अब इसकी बेसिकली दो कैटेगरी है। जैसे सबसे पहला जो हम नोट करते हैं, सबसे पहले हम नोट करते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ये हमारा सबसे पहला टाइप है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और इसका कंट्रास्ट क्या है? इसका कंट्रास्ट है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये इसका कंट्रास्ट है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिर इसका ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक है, एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। अब फिर इसका तीसरा नाम क्या रहेगा? इसका तीसरा नाम क्या रहेगा? इसका तीसरा नाम रहेगा फिल्ट्रेट फ्रैक्शन। और इसका तीसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका तीसरा नाम हो जाएगा रिटेंटेट फ्रैक्शन। ये सर आप लैग कर रहे हैं। अच्छा, लैग कर रहा हूं? अभी आ रहा है कि यस नहीं सर। आ रहा है? यस सर। दिखाई दे रहा है अभी? यस सर। धनश्री गॉट इट? तो देखो, ये अब बेसिकली ये तीनों एक कैटेगरी हो गया। इस बात को याद रखना, ये जो पहले तीनों हैं अच्छी तरह से याद रखना, ये तीनों एक कैटेगरी हो गया, ये एक टाइप हो गया, ये एक टाइप हो गया। और ये यहां पर दूसरा टाइप हो गया। पहले तो ये दो कैटेगरी हो गई। ठीक है, अब हम जरा इन दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें मोनोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड में क्या क्या आता है? ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है। तो मोनोसैक्राइड इस फर्स्ट, इसको मान लो फर्स्ट कैटेगरी, और ये सेकंड कैटेगरी। तो मोनोसैक्राइड कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा? फर्स्ट कैटेगरी में। और इसका जो पॉलीमर है पॉलीसैक्राइड, वो कहाँ चला जाएगा? वो सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब मोटे तौर पर ये याद रखना है कि जो मोनोमर्स हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? फर्स्ट कैटेगरी में। और जो पॉलीमर है वो किस कैटेगरी में जाएंगे? सेकंड कैटेगरी। ठीक है, इसी तरह से
ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से याद रखना अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कहाँ जाएंगे? अमीनो एसिड फर्स्ट कैटेगरी में, और इसका जो पॉलीमर है प्रोटीन वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सेकंड कैटेगरी। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है कौन कौन सा है? बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है। ये तीनों इसके मोनोमर हैं। ठीक है। मैं इसको याद करने के लिए बोल देता हूं BSP, ब्लाई स्टील प्लांट। और इसका जो पॉलीमर है वो क्या है? इसका पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? DNA और RNA। DNA और RNA ये इसका हो गया मोनोमर, पॉलीमर। तो ये सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, एक इसका अपवाद है। अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड का सारा फ्रैक्शन किस में जाता है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल में जाता है। जैसे लिपिड का फ्रैक्शन क्या है? इसका जो मोनोमर है वो क्या है? फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड है। और फैटी एसिड के बाद इसका मोनोमर क्या है? ग्लिसरॉल है। ये दोनों इसके मोनोमर हैं। ग्लिसरॉल। ठीक यस है। सर। और इसका जो पॉलीमर है वो क्या है? लिपिड है। यस सर। ठीक है। तो ये दोनों ही सेकंड कैटेगरी में चले जाते हैं। बस ये इसका एक अपवाद है। इसका कोई भी फ्रैक्शन फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? जरा कारण समझो। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो साइज है ये लेस देन 800 डाल्टन है। साइज के हिसाब से ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन ये एसिड इंसॉल्युबल है और ये रिटेंटेड है। तो तीन में से दो कैरेक्टर इसे कहाँ रखते हैं? तीन में से दो सेकंड कैटेगरी। कैरेक्टर इसको रखते हैं किसमें? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। गॉट इट माय भाई? तो भाई मेजोरिटी यस सर। किसके फेवर में हुआ? मेजोरिटी बायो सेकंड मैक्रोमोलिक्यूल में। के फेवर में हुआ। तो इसको हमने कहाँ रख दिया? इसको हमने बायो मैक्रोमोलिक्यूल में रख दिया। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? यस सर। ये जो चार्ट बना है ये सभी बच्चों को समझ आ रहा है? ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये समझ में आना यस क्यों सर। जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि बायोमोलिक्यूल की कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बायोमोलिक्यूल भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ कुछ आज का जो लेक्चर है अगर ये मिस हो जाएगा तो बायोमोलिक्यूल पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है। और अगर आज का लेक्चर मिस नहीं होगा, इसको हम सही ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ये निश्चित रूप से हमारे समझ आएगा। तो मुझे बताओ, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन खड़ा होता है, ये हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस में हम नहीं जा रहे हैं। एनसीईआरटी के सीक्वेंस में आगे हम जाएंगे क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जिनको हमें समझना है। एनसीईआरटी में ये आगे पीछे मतलब सीक्वेंस है, एनसीईआरटी में इसका अलग है। आगे जब हम बढ़ेंगे कल के लेक्चर से हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही जाएंगे। बट आज हम एनसीईआरटी को जो है क्रॉस करके चल रहे हैं क्योंकि इसके बेसिक्स हमें समझना है। ये इसका बेसिक्स। ठीक है। तो अब जरा एक ये पहली बात हो गई। अब जरा हम दूसरी बात पे जाते हैं। अब दूसरा बात जो बनता है वो ये बनता है कि मान लो तुम्हें प्रोटीन पे काम करना है। ठीक है। या मान लो कि तुम्हें डीएनए पे काम करना है। अब डीएनए पे काम करना है तो सेल के अंदर केवल डीएनए तो नहीं है, उसमें आरएनए भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और उसमें लिपिड भी है। तो इस सब में से प्रोटीन को तुम कैसे अलग करोगे? ये बात यहां पे रह जाती है। ठीक है ना? तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इसको कहते हैं आइसोलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। आइसोलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। अभी हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है। मान लो कि तुम्हें प्रोटीन पे काम करना है या मान लो तुम्हें लिपिड पे काम करना है, तो आखिर ऐसा क्या तरीका है जिससे हम इन चीजों को अलग करेंगे? मान लो एक लीफ तुम्हारे पास है। अगर एक लीफ तुम्हारे पास है, देखो, अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना है, बड़ा आसान सा तरीका है। जरा इस बात को समझो कि अगर हमें कहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना है, बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है?
जैसे मान लो एक लीफ में से इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें चाहिए, हम क्या करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। पहले लीफ को हम धूप में रख देंगे 2-4 दिन के लिए, ठीक है? तो क्या होगा, उसका पानी निकल जाएगा। अगर धूप में रखने की व्यवस्था नहीं है तो वो आता है, एक मशीन आती है एवापोरेटर, 1 आध घंटे में उसमें रख देंगे, उसका पानी निकल जाएगा। अब उसका सारा पानी निकल गया, पानी के साथ जो उसका बेड था वो क्या था? वेट बेड था। पानी निकल गया, अब क्या बचा है? ड्राई बेड बचा है। अब हमने क्या ड्राई किया? वेट। हाँ, अब हमने क्या किया? उसको बर्न कर दिया, जला दिया उसको। अगर उसको हम जला देंगे तो जितने बायोमोलिक्यूल हैं, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है यस ना? सर। जलाने के बाद क्या बचेगा? राख बचेगा। राख में क्या होता है? राख में केवल एश। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एस जो होता इनऑर्गेनिक। है। हाँ, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करने में तो ज्यादा मेहनत करना ही नहीं, उसको हमने सुखाया, उसके बाद उसको जला दिया, तो सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिल जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमें अलग करना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो क्या मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात कर लें, फिर हम आगे चलें, ठीक है? तो ये इसका मतलब ये जो है, इसको इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? पहला स्टेप, जैसे मान लो कि एक लीफ तुम्हारे पास है, तो पहले, अब लीफ का मतलब क्या है? लीफ के चारों तरफ क्या है? सेल बॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले ये सारी मेम्ब्रेन को तोड़ना है, इन सारी मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन करना है। तो इस टॉपिक को जरा हम और समझने का प्रयास करते हैं, तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जानी। इसको हम और समझने का प्रयास करते हैं। इसका हेडिंग क्या हो जाएगा? इसका हेडिंग हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, ये स्लाइड ये दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? नो सर, वाइट दिख रहा है। वाइट दिख रहा है? नहीं नहीं, वाइट, अभी ये पेज वाइट है, ये पेज वाइट ही है। ये प्लेन पेज है, इसमें हम लोग लिखने वाले हैं अभी। यस सर, ये सब तब दिख रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है ये। यस सर। अब जरा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका हेडिंग क्या है? इसका हेडिंग है आइसोलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अभी कुछ नोट नहीं करना है ना? नहीं, पहले समझ लो फिर नोट करना। यस। पहले जरा इसको और समझो, फिर हम नोट करेंगे। यस। इसका हेडिंग क्या है? आइसोलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। आखिर कैसे हम इनको आइसोलेट करेंगे? तो इसका कई सारा स्टेप है। इसका जो सबसे पहला स्टेप है, जैसे हम सबसे पहला स्टेप क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ सेल। ब्रेक डाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सबसे पहला स्टेप है। जितना भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा? सेल वॉल शामिल हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शामिल हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन शामिल हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन शामिल हो जाएगा, और जितने भी ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन वाले हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनेल शामिल हो जाएंगे। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जरा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन सबसे कॉमनली यूज जो तरीका है, जो हम सबसे कॉमनली जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल होता है, उस तरीके को हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब यहां पर लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं? डिस्टिल वाटर भर देते हैं। ये हो गया डिस्टिल वाटर, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं? सेल का एक बंच, ये हमने यहां पर लिया बंच ऑफ सेल। एक बंच ऑफ सेल हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। किसको अप्लाई करते हैं? बंच ऑफ सेल को। फिर देखो, क्रिकेट के बैट का जैसा एक छोटा स्ट्रक्चर होता है। किसके जैसा? क्रिकेट के बैट जैसा एक छोटा स्ट्रक्चर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेस्टल। छोटा सा होता है ये। हम क्या करेंगे? इस पेस्टल को अंदर ले जाएंगे, और सेल का जो बंच है
उसको बहुत देर तक हम पीटते रहेंगे, लगातार इस पिस्टल से उसको हम पीटते रहेंगे। ठीक है, जब लगातार इससे हम पीटते रहेंगे तो सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन है, सारी मेम्ब्रेन का क्या होगा, सारी की सारी मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। जितनी भी मेम्ब्रेन है सबका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब सेल की मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि उसका अंदर का जो कंटेंट है वो अलग अलग हो जाएगा। और जो कंटेंट बचेगा वो कैसा दिखाई देता है, वो थिक सिलरी, मतलब एक सिलरी जैसा, सिलरी मतलब लुगदी जैसा। ये इसके बाद जो बच रहेगा वो कैसा होगा, थिक सिलरी के जैसा कंटेंट हमें मिल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेस्टल मेथड। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी मेथड हैं, कई सारे मेथड हैं इसके अलावा, ये अकेला मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड है। जैसे जैसे हम कंप्रेसर से अगर प्रेशर का इस्तेमाल करके एयर डालें तो भी इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर हम कंप्रेसर का इस्तेमाल करें तो भी इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कई सारे केमिकल्स हैं, उनका भी इस्तेमाल करके हम इसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने इस्तेमाल किया, वो हमने क्या इस्तेमाल किया, वो हमने इस्तेमाल किया ब्रेक डाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में सारी की सारी मेम्ब्रेन शामिल है, सेल वॉल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, वगैरह वगैरह जितनी मेम्ब्रेन है सारी की सारी मेम्ब्रेन इसमें इंक्लूडेड हैं। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? क्या क्या ये पॉइंट यस सर, सभी बच्चों को पूरी तरह समझ आ सेंट्रीफ्यूगेशन चुका से भी है? कर सकते हैं। क्या यस सर, बात समझ आ रही है? सेंट्रीफ्यूगेशन से भी कर सकते हैं ब्रेकडाउन सेल मेम्ब्रेन का। क्या कर सकते हैं? सर, सेंट्रीफ्यूगेशन, नहीं नहीं नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन से जो है सेंट्रीफ्यूज सेल, मशीन होता है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन इसके बाद का स्टेप है। सेंट्रीफ्यूगेशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन नहीं होता, वो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ब्रेक डाउन के लिए नहीं है। सेंट्रीफ्यूगेशन यस, किसके लिए? थिक सिलरी जो हमें मिल गई यस सर, उसके आइसोलेशन के लिए, वो सेकंड स्टेप है। यस सर, यस, समझ गए ना? अगर यस सर। सेंट्रीफ्यूगेशन हम करेंगे तो एक तो परफेक्ट ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, हम्म, वो चीज मतलब बदल जाएगी। सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल इसके बाद वाले स्टेप में किया जाता है। इसका नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ब्रेक डाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, यस सर। हाँ, तो अब यहां से आगे बढ़ जाओ। अब सर सिर्फ डिस्टिल वाटर से सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा। क्या हुआ? सिर्फ डिस्टिल वाटर से सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा। नहीं नहीं, डिस्टिल वाटर केवल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं उसका कारण केवल इतना सा है कि हमें मीडियम चाहिए सेल को रखने के लिए। अगर हम मीडियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सेल पेस्टल के कांटेक्ट में नहीं आएगी। या फिर एंड केवल ऑस्मोसिस भी तो होगा। हम्म, एंड ऑस्मोसिस भी तो होगा अगर डिस्टिल वाटर डालेंगे तो। क्या होगा? एंड ऑस्मोसिस। नहीं नहीं, देखो क्या होता है इसमें, हाँ दो तीन बातें समझो। थोड़ा एंडोऑस्मोसिस यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्टिल वाटर में सेल हम डालते हैं, प्रोसेस हमारा चालू हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाता है। बट इतना यहाँ पे होगा कि साइटोप्लाज्म का जो सेल का साइटोप्लाज्म का कंटेंट है उसका थोड़ा सा डाइल्यूशन हो जाएगा। तो यस वाटर सर, तो उसमें ऑलरेडी 70%। अगर यस सर, थोड़ा सा वाटर बढ़ जाएगा, एंडोऑस्मोसिस तब होता है जब टाइम मिलता है सेल को, लंबा टाइम मिलता है। तो लंबा टाइम तो यहाँ पे है ही नहीं। यस सर। सेल को हमने डाला और उसका ब्रेकडाउन हमने स्टार्ट कर दिया। सेल को हमने डाला, उसका ब्रेकडाउन हमने स्टार्ट कर दिया। यस, यस धनश्री, आई एम देयर। ठीक है ना? हाँ, तो इस बात को याद रखना जरा, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना कि इसका इस्तेमाल हम किस काम में कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, अच्छी तरह से याद रखना, इसका इस्तेमाल हम किस काम में कर रहे हैं। एक मिनट रुको। हाँ, बात समझ में आ रही? गॉट इट माई पॉइंट?
यस सर। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब जरा हम इसका सेकंड स्टेप को समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो सेकंड स्टेप है उसको हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सेकंड स्टेप इसका क्या होगा, उसको हम जरा यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक दो स्लाइड में ले लेता हूं। हाँ, अब जरा समझो इसको। हाँ, अब जरा यहाँ जानते हैं। हाँ, बोल देना धनश्री, उनको फोन करने के लिए बोल देना। तुम अभी धनश्री कहाँ से क्लास अटेंड कर रही हो? तुम कहाँ से क्लास अटेंड कर रही हो अभी? ओके। नहीं तो क्या तुम्हारा पापा वहाँ कोटा क्यों गए? क्या कोटा जाने का मन है तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा माइक ऑन है। तुम्हारा माइक तुम्हारे साइड से बंद है, मेरे साइड से बंद नहीं है। तुम्हारा माइक तुम्हारे साइड से बंद है धनश्री। चलो, बाद में मुझे फोन कर लेना, ठीक है? चलो। हाँ, चलो अब यहाँ पर आ जाओ। अब सेकंड स्टेप में हम आते हैं। सेकंड स्टेप इसका क्या है? बायोमोलिक्यूल का जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। चलो, अब हमारे पास क्या है? अब इस समय हमारे पास थिक सिलरी है, एक थिक कंटेंट हमारे पास इस समय है, एक थिक सिलरी हमारे पास इस समय है। तो हम क्या करेंगे? ये उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन घर में हमारे जैसे मिक्सर होता है, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बस अंतर क्या है? एक इसमें सेंट्रल फ्लास्क है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा फ्लास्क है जो सेंट्रल फ्लास्क से जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। फिर एक और बाहर का फ्लास्क है जिसकी हाइट और भी ज्यादा है। और इसका ब्लेड कहाँ लगा होता है? ब्लेड यहाँ बीच में लगा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा थिक सिलरी है इसको हम यहां पर रख देंगे, ठीक है। इसको हमने यहां पर रख दिया। और उसके बाद क्या होगा? इसको सेंट्रीफ्यूगेशन को हम ऑन कर देंगे। जब सेंट्रीफ्यूज को हम ऑन कर देंगे, अच्छी तरह से याद रखना, सेंट्रीफ्यूज को जब हम ऑन कर देंगे तो जिनका डेंसिटी ज्यादा है, जो हाईएस्ट डेंसिटी वाले कंटेंट हैं, जो हाईएस्ट डेंसिटी वाले जो हाईएस्ट डेंसिटी वाले कंटेंट हैं वो कहाँ रह जाएंगे? वो रह जाएंगे बीच में। बीच वाले फ्लास्क में, है ना? यस सर। अच्छा, जो हाई डेंसिटी वाले हैं वो कहाँ चले जाएंगे? सेकंड में। यस सर। हाई डेंसिटी वाले कहाँ जाएंगे? वो तो सेकंड में चले जाएंगे। और जो लो डेंसिटी वाले हैं वो कहाँ रह जाएंगे? लो डेंसिटी वाले सबसे बाहर वाले फ्लास्क में पहुंच जाएंगे। अब हाईएस्ट डेंसिटी वाला क्या है? याद रखना, ये है प्रोटीन। ये प्रोटीन, प्रोटीन के बाद इसमें क्या आता है? डीएनए आता है। और डीएनए के बाद क्या आता है? आरएनए आता है। ये सीक्वेंस है सर। नहीं नहीं, मतलब तीनों बराबर ही, सीक्वेंस नहीं है ये। यस सर। ये तीनों लगभग बराबर हैं।
तो ये जो है ये कंटेंट कहाँ रह जाते हैं? देखो नॉर्मली बायोमोलिक्यूल में हम जिन पे काम करते हैं या तो प्रोटीन पे करते हैं या डीएनए पे करते हैं या आरएनए पे करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल सेंट्रल फ्लास्क है उससे कंटेंट को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करना है। इसका ट्रीटमेंट हमें किससे करना है? अब एंजाइम से करना है। अब इसका अगला जो ट्रीटमेंट होगा वो किससे होगा? वो एंजाइम से होगा। अब एंजाइम से ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखो हमारे पास ये हमारे पास क्या क्या है? डीएनए है, आरएनए और प्रोटीन। यस डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट कहते हैं। ये सेंट्रल फ्लास्क से जो हमने बाहर निकाला वो क्या है? वो है सुपरनेटेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया? सुपरनेटेंट को कहाँ लिया? टेस्ट ट्यूब में लिया। मान लो कि हमें डीएनए चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पहले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे एंजाइम आरएनएस। अब एंजाइम आरएनए जब हम डालेंगे तो आरएनए का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और प्रेसिपिटेशन के बाद कंटेंट कहाँ आ जाता है? टॉप पर आ जाता है या बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है? तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर हम क्या डालेंगे? उसके बाद हम डालेंगे प्रोटीनेज एंजाइम। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे प्रोटीनेज का। जब प्रोटीनेज का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोटीन का डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन के बाद प्रोटीन कहाँ पहुंच जाएगा? वो भी टेस्ट ट्यूब के अपर साइड पे पहुंच जाएगा। और जब ये टेस्ट ट्यूब के अपर साइड पे पहुंच जाएगा तो इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। अब उसमें क्या रह जाएगा? अब हमारे टेस्ट ट्यूब में केवल डीएनए रह जाएगा। अगर मान लो हमें आरएनए की जरूरत है तो हम डीएनएज और प्रोटीनेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें प्रोटीन की जरूरत है तो हम डीएनएज और आरएनएज का इस्तेमाल करेंगे। जिस कंटेंट की हमें जरूरत है उसको हम लेंगे, बाकी सबको हम छोड़ देंगे। गॉट इट माई पॉइंट? फिर इसके बाद डीएनए और आरएनए के स्पेसिफिक मेथड है जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। फिर अलग अलग मेथड है, जैसे डीएनए के लिए हम क्या करते हैं? डीनेचुरेशन करते हैं। फिर दुनिया भर के मेथड है, ठीक है ना? इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करेंगे, फिर दुनिया भर के इलेक्ट्रोजेल मेथड है। फोरोसिस। हाँ वो हम सब करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक मेथड है। कॉमन मेथड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सर अगर गॉट स्लरी इट को माई? सेंट्रीफ्यूगेशन हम्म सर अगर स्लरी को सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अगर हीट कर दिए तो प्रोटीन तो वैसे भी डीनेचर हो जाएगा। नहीं, ही अगर 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 सीधे सीधे तुम जो है वो कर दोगे, हीट कर दोगे, तो उसमें दो दिक्कतें हैं। प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो यस सर। जाएगा, लेकिन वो सेपरेट थोड़ी होगा। तो डीनेचर हो गया तो फिर वो तो कुछ मतलब डिस्टर्ब करेगा नहीं ना। नहीं नहीं, डीनेचर हो जाएगा तो वो अमीनो एसिड बन जाएगा ना। तो हमारा जो रिसर्च यस है वो सर। तो फेल हो जाएगा। हमें केवल केवल मान लो डीएनए चाहिए और उसमें अमीनो यस एसिड सर। भी आ गया, तो फिर हमारा काम नहीं हो पाएगा। यस सर। ठीक है, तो उसका तो तरीका, सबसे पहला तो स्टेप यही है कि हमें इन सबको सेपरेट करना है, इनको आइसोलेट करना है। गॉट इट माई यस पॉइंट? यस सर। तो यहां तक ये सारी बात आप लोगों को समझ आ रही है? यस सर। तो अब जरा ये डायग्राम बनाओ। अब यहां से बनाना चालू करो, यहां से इसको नोट करना शुरू करो।
हो गया सर। हो गया। चलो अगले पर आ जाओ। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। चलो अब जरा इन चीजों का थोड़ा एक बार हम रीडिंग कर लें। ये जो हमने बनाया है एक बार इसको रीडिंग कर लिया जाए कि ये ठीक है ना। एक बार थोड़ा इनको एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है उसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का पहला पेज है, ध्यान से देखना। फर्स्ट पेज है ये एनसीईआरटी का। ऑल इसको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। all the element present in a sample of earth crust also present in a sample of living tissue। जैसा कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट का है वैसा ही किसका है, लिविंग टिश्यू का है। However, our examination revealed that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect of other element is higher in any living organism than in earth crust। जरा इस बात का मतलब समझो। दोनों में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, Fe++ है, ठीक है। बट अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करें, ठीक है ना, तो बायोमोलिक्यूल का जो कंपोजिशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है।
जो लिविंग कंटेंट है उनमें बायोमोलिक्यूल ज्यादा है, और बायोमोलिक्यूल ज्यादा होने के कारण ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंट है वो बायोमोलिक्यूल में बढ़ जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? यस सर। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राइंडिंग ऑफ सैंपल। इसको हमने समझाने के लिए क्या लिया है, यहाँ पर पेस्टल मेथड लिया है। एनसीईआरटी ने उसी का जिक्र किया है बट उसको नाम नहीं दिया है। ठीक है, we can take any living tissue, a vegetable or a piece of liver, and grind it in trichloroacetate acid using a mortar and a pestle। इन्होंने मतलब हमने जो पेस्टल का इस्तेमाल किया है, मैनुअल पेस्टल का इस्तेमाल किया है। इनका कहना यह है कि अगर उसमें एक मोर्टार हम और लगा दें, एक मोटर और लगा दें, तो ये चीज जो है तेजी से हो जाएगा। अब जब हम मोटर हाँ, जब हम मैनुअल एक्सप्लोसिव होता है ना, इसमें मोटर तो एक्सप्लोसिव होता है। मोटर मोटर हाँ, मोटार, ये मोटार का मतलब वही है, एक मशीन हम इसमें लगा दें। अगर हम मशीन लगा दें जिसमें पेस्टल के घूमने का रेट बढ़ जाएगा तो ये काम जल्दी हो जाएगा। जब हम मैनुअल पेस्टल करते हैं तो उसमें लगभग आधा घंटा लग जाता है। बट अगर इसका Yes, हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब मैकेनाइज पेस्टल का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये काम 2 या 3 मिनट में हो जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये करने से हमको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, थिक स्लरी हमें मिलेगा। गॉट इट? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की जगह डिस्टिल वाटर भी यूज हो सकता है। हाँ, डिस्टिल वाटर भी ले सकते हैं। आजकल इस्तेमाल Yes, किया जाता है। आजकल इसका देखो, अगर मैनुअल हम कर रहे हैं तो मैनुअल के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटेट एसिड का। अगर हम ये मैकेनाइज मैनर में कर रहे हैं तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का, क्योंकि ये सेल के मतलब ये सेल के कंटेंट को डैमेज होने से बचा लेता है। क्योंकि जब हम मैकेनाइज वे में करते हैं तो उसका क्या होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उस Yes, स्पीड पे हमें काम करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ठीक, अब यहां पर आ जाओ, फिल्ट्रेशन। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ। देखो ये कंटेंट बन गया, ये स्टेप बीच का स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप है, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन और पेस्टल मेथड के बीच का स्टेप है। क्योंकि हमें जो है वो बना है, थिक स्लरी बना है, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें वाटर से अलग करना है या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, चीज क्लॉथ और कॉटन। we would obtain 2 fraction. One is called as filtrate, or more technically acid soluble pool, and the second is called as retentate and acid insoluble fraction. Got it my point? जो 3 नाम हमने दिया था वहां पर, अब यहां पर उन नाम का जिक्र आना शुरू हो गया। Got it my point? एसिड सॉल्यूबल जो फ्रैक्शन है ये कहां पहुंच जाएगा, फिल्ट्रेट में पहुंच जाएगा, और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है वो कहां रह जाएगा, रिटेंटेट में रह जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या होगा, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मेनली बायो माइक्रोमोलिक्यूल होगा, और जो रिटेंटेट रह जाएगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा बायो मेगा मॉलिक्यूल, जिनका हमने जिक्र कर लिया है। ठीक है, साइंटिस्ट हैव found thousands of organic compound in the acid soluble fraction। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। इसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है इसलिए मैंने नाम लेके छोड़ दिया। उसके बाद सेपरेशन ऑफ कंपाउंड बाय एंजाइम एप्लीकेशन, इनको एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिखकर छोड़ दिया, तो उसको मैंने अलग से हेडिंग दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी get from living tissue can be called biomolecule. However, living organisms have also got inorganic element and compound in them. How do we know this? इनमें कौन कौन सा कंपाउंड है, कैसे हमें मालूम पड़ेगा? तो अब हम बात कर रहे हैं आइसोलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एनसीईआरटी में ये पूरा जिक्र पहले पैराग्राफ में है। ठीक है, a slightly different but destructive experiment have to be done। सबसे पहले evaporation of sample। One way a small amount of a living tissue, say a leaf or liver,
दिस इज कॉल्ड एज बेट वेट। पहले हमें क्या करना है, जो हमने बेट कंडीशन में लिया है उसको क्या करना है, उसका मेजरमेंट कर लेना है, इसका वजन कितना है, ठीक है। इससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि इसमें वाटर कितना था, ठीक है। एंड ड्राई इट, ड्राई हम कैसे करेंगे, या तो धूप में छोड़ देंगे या किसका इस्तेमाल करेंगे, evaporator machine. ठीक है। ऑल द वाटर इवापोरेट, द रिमेनिंग मटेरियल गिव ड्राई वेट। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें ड्राई वेट मिल गया। Dry अब उसके बाद बर्निंग ऑफ सैंपल, नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू gaseous from carbon dioxide, water vapor, and are removed. What is remaining is called as ash. ash यहाँ पे बाकी रह जाएगा, और ash में क्या है, इसके अंदर केवल Inorganic. कंपाउंड है, इस बात को याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, एस का एनालिसिस करेंगे। दिस एस कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। Inorganic compound like sulfate, phosphate, etc. are also seen in acid soluble fraction, ठीक है। एसिड ये तो soluble बायोमोलिक्यूल से बाहर चला गया ना। हाँ, ये इतना हिस्सा एनसीईआरटी का बायोमोलिक्यूल के बाहर है। Yes. ये मतलब बायोमोलिक्यूल का, ये बायोमोलिक्यूल का हिस्सा नहीं है। और ये एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में ये मतलब एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन का हिस्सा है, लेकिन ये बायोमोलिक्यूल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। देयरफॉर इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस का भी जिक्र किया है, मतलब उसको कैसे हम आइसोलेट करेंगे। हालांकि उससे ज्यादा जिक्र इन्होंने यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं किया है, उसके डिटेल में ये नहीं गए, क्योंकि वो पूरी तरह से केमिस्ट्री हो जाता है, बायोकेमिस्ट्री नहीं रह जाता। केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते हो उसको, ठीक है ना। Yes sir. बात समझ में आ रही है। Therefore, elemental analysis give elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compound give an idea of comparison of element present in non-living and living matter present in living tissue. इसका एक चार्ट उसमें दिया हुआ है जो हमें देखना है। Got it my point? तो यहां तक हमने कॉमन डिस्कशन किया है एनसीईआरटी में, जो कॉमन डिस्कशन। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसमें देखो इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज मैंने इसको किया। क्या चेंज किया है वो समझ लो। इन्होंने क्या किया, इसके बाद थोड़ा थोड़ा अमीनो एसिड, थोड़ा थोड़ा मोनोसैकेराइड, थोड़ा थोड़ा फैटी एसिड, थोड़ा थोड़ा लिपिड का जिक्र कर दिया, बेस का जिक्र कर दिया, शुगर का जिक्र कर दिया, और फिर किसका जिक्र कर दिया, फिर उसका जिक्र कर दिया किसका, थोड़ा थोड़ा फॉस्फेट का। और फिर उसके बाद क्या किया है, प्रोटीन को अलग लिया है, अमीनो एसिड को अलग लिया है। तो मैंने इसमें जो चेंज किया है वो ये किया है कि जैसे अमीनो एसिड और प्रोटीन को मैंने एक साथ लिया है। इन्होंने प्रोटीन को दो जगह लिया है, एक जगह प्रोटीन का एप्लीकेशन लिया है, एक जगह प्रोटीन का स्ट्रक्चर लिया है, और एक जगह अमीनो एसिड लिया है। तो मैंने, जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाता हूं, जैसे हम बात करेंगे, ये जैसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल में हम आ गए, और ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। उसके बाद यहां से हम आगे बढ़ेंगे, तो अब जैसे ये कंपोजिशन ऑफ लिविंग बीइंग, ये मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ये तो ठीक है, अब ये इसको हम पढ़ेंगे। अब जैसे इसके बाद देखो अमीनो एसिड, इन्होंने अमीनो एसिड ले लिया शुरुआत में, तो हमने क्या किया है, जैसे अमीनो एसिड लिया है और अमीनो एसिड को, टाइप ऑफ अमीनो एसिड यहाँ कंप्लीट किया है, और उसके बाद हम पहुंच गए कहां पर, ये टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ये सब। उसके बाद हम पहुंच गए प्रोटीन पर, ठीक है। प्रोटीन का हमने जिक्र किया है। उसके बाद प्रोटीन के बाद हमने यहाँ पे लिया है ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये एनसीईआरटी में 3 जगह है, जबकि ये वास्तव में कंटेंट एक ही है, इसको एक जगह होना चाहिए था। तो ऐसे चीजों को हमने एक जगह कर दिया है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बाद तुम देखो, ये हमने इसका स्ट्रक्चर का जिक्र किया, प्रोटीन का प्राइमरी, और उसके बाद फिर हमने जिक्र किया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले हमने जिक्र किया मोनोसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड के बाद हमने फिर बात किया कि ये सब मोनोसैकेराइड के बाद हमने जिक्र किया पॉलीसैकेराइड का। तो ये हमने इसमें किया है। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी का सीक्वेंस यहाँ बदलेगा, लेकिन चीजें ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। तो ये मत समझना कि एनसीईआरटी का कुछ हिस्सा हम छोड़ के चल रहे हैं, छोड़कर हम कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये 9.3 हेडिंग है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। 9.2 का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो सब ये अलग अलग कंटेंट में आ जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आ जाओ। हाँ,
क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल कॉम्प्लिकेटेड तभी हो जाता है जब हम इसको चीजों को मैनेज नहीं करते. देयर इज वन feature common. There is one feature common to all those compounds found in acid soluble fraction. Found in acid soluble fraction, they have molecular weight ranging 18 to around 800 Dalton approximately. ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन हो जाएगा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल और लिपिड। लिपिड. मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, खास तौर से बहुत सारे लिपिड का भी है. इनका Yes. जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन के अंदर है, लेकिन ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होता है. गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ. द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन has only 4 type of organic compound: protein, nucleic acid, polysaccharide and lipid. These classes of compound, with the exception of lipid, have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. ठीक है, इसमें केवल उन्हीं लिपिड को हम लेंगे. फिर बायो मैक्रो एंड बायो मॉलिक्यूल. फॉर दिस वेरी रीजन बायो मॉलिक्यूल केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप. ये फिर इन्होंने 2 टाइप का लिया है. One, those which have molecular weight less than 1,000 Dalton and are usually referred to as micromolecule or simply biomolecule. While those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecule और biomacromolecule. सबसे पहले पेज में जो हमने लिखा है उसी चीज को ये बार बार घुमा फिराकर बता रहे हैं. तो अगर पहले पेज को याद कर लोगे तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा, अब जो हमने लिखा था वो ये बात कर रहे हैं. द molecules in the insoluble fraction with exception of lipid are polymeric substance. That's why lipid whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction, macromolecular fraction. Lipid are indeed small molecular weight. बात समझ में आ गई? यस सर। ये सब वही चल रहा है, केवल वो जो पहले हमने चार्ट बनाया, तो मैं केवल वो चार्ट याद करना, ये सब याद नहीं करना. ये कभी भी याद नहीं हो पाएंगे. बात समझ में आ रहा है? तो हमें ये सब याद नहीं करना है. जो पहला चार्ट हमने बनाया बस उसको याद करना है, उसमें ही सारी बातें आ जाएंगी. अब आ जाओ कंपोजिशन ऑफ लिविंग बीइंग. Component percent of total cellular mass: water 70%, protein 10 to 15%, carbohydrate 3%, lipid 2%, nucleic 5 to 7 ion are present. Not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membrane. Got it? इसका ये जरा परसेंट एक बार याद रख लो. खास तौर से जो याद रखना है, अगर वाटर को हम छोड़ दें तो याद रखना PCLN, ये इसका सीक्वेंस है, बस ये याद रख लेना. तो ये वाटर तो 70% है ही. कार्बोहाइड्रेट कितना हो जाएगा? 10 to 15%, मतलब ये प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट कितना हो जाएगा? 3. लिपिड कितना हो जाएगा? 2. और ये 5 to 7 9, मतलब न्यूक्लिक एसिड बहुत ही थोड़ा सा हो जाता है. बात समझ में आई? तो इसको याद रख लें. अब आ जाओ मेम्ब्रेन ऑफ सेल. When we grind a tissue, we are disrupting the cell membrane. Cell membrane and other membrane are broken into pieces and form vesicles, which are not water soluble. NCERT की दिक्कत यही है कि ये चीजों को अरेंज नहीं करते. अब देखो ये एसिड soluble and insoluble fraction कितनी बार आ रहा है इसको देख लेना. Therefore, these membrane fragment in the form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool, and hence in the macromolecule fraction lipid are not strictly macromolecule. पहले चार्ट में जो हमने बताया है उसी को ये घुमा फिरा कर यहां तक बता रहे हैं. ठीक है,
the acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition. ठीक है. The macromolecule from cytoplasm and organelle become the acid insoluble fraction. ये बात याद रखना है कि मैक्रोमोलिक्यूल जो ऑर्गन बनते हैं वो मेनली किससे बनते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल से बनते हैं. और माइक्रोमोलिक्यूल कहाँ पाए जाते हैं? ये साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन. टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज. ये पॉइंट मैं तुम्हें सेंड करूंगा, ये सारा इसका सबका पीडीएफ सेंड करूंगा, तो इसको जरा पढ़ लेना. और उस पीडीएफ में प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट बीच में आ रहा है, तो उसको अभी मत पढ़ना, वो हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इन समरी, इफ बी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम abundance point of view and arrange them class wise, we observe that the butter is the most abundant chemical in the living organism. जो बात इन्होंने पहले लिखा है, फिर वही बात लिख रहे हैं. तो यहां तक देखो, ये जनरल डिस्कशन इसका है. अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो इसका जनरल डिस्कशन था. और कल हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बात करेंगे. और उसके बाद फिर हमें ये अमीनो एसिड के बारे में बात नहीं करेंगे. इसके बाद कुछ फॉर्मूला हमें सीखने हैं. इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें सीखने हैं, जिनके बगैर काम नहीं चलता है. तो उन फॉर्मूलाज को सीखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. और उन फॉर्मूलाज को सीखने के बाद फिर हम इसमें बात करेंगे कि ये अमीनो एसिड, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज को अगर हम सीख लेंगे तो ये मतलब इसमें और जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमें खत्म हो जाएगा. तो इतना तुम्हें तैयार करके बैठना. इसका पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से इसको ले लेना. ठीक है. कल हम इसे आगे बढ़ाएंगे. कल हम जो है कुछ फॉर्मूलाज है जिनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो एनसीईआरटी में एक पेज पर दिए हुए हैं. कैसे उनको बनाया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो आज के लिए इतना काफी है. ओके, ऑल द बेस्ट. कल हम इसे आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू सर. गुड नाइट. ओके, गुड नाइट.